हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सेशन नंबर 3 जिसमें हम लोग अपने स्टैटिक सिलेबस का रिवीजन कर रहे हैं। ओके, इससे पहले हम दो लेक्चर कर चुके हैं, दोनों हिस्ट्री पे बेस्ड थे। एक बुद्धिज्म एंड जैनिज्म पर और दूसरा मॉरियंस पर। आज के हमारे टॉपिक्स हैं फ्रॉम इकोनॉमी। टाइम टेबल आपको पहले दिया जा चुका है। इसमें हम लोग देखेंगे जीडीपी कैलकुलेशन करने के तरीके। ओके, तो हम जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और ऐसे कई टर्म्स हैं जो काफी बेसिक है, तो उनके बारे में समझेंगे आज। और इन पे बेस्ड एमसीक्यूज मैं आपको संडे को प्रैक्टिस कराऊंगा। ओके, इसके बाद एक और लेक्चर होगा आज ही इकोनॉमी पे, विच इज रिलेटेड टू इन्फ्लेशन। राइट, और फिर कल सैटरडे को हम लोग पॉलिटी से दो टॉपिक देखेंगे, एक प्रेसिडेंट और गवर्नर, ठीक है, एंड एक फंडामेंटल राइट्स। ये वीडियोस आपको कल मिल जाएंगे। सो इट इज अ सॉर्ट ऑफ योर रिवीजन, ओके, स्टैटिक, और साथ में जो करंट अफेयर की रिवीजन सीरीज चल रही है दैट इज वो अलग से चल रही है। ठीक, तो ये संडे तक डेमो लेक्चर्स फ्री है, तो आप में से जिसको भी ये कोर्स ज्वाइन करना है वो कर सकता है संडे के पहले। ओके, आफ्टर दैट आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी न्यू कमर्स, बिकॉज मुझे ये इंटरेस्ट नहीं है कितने बच्चे ज्वाइन करते हैं। माई गोल इज कि आप में जितने भी ज्वाइन करते हैं उन सबका प्रीलिम्स क्लियर जरूर हो। ओके, क्योंकि आप तो दोबारा अटेम्प्ट शायद वापस भी देंगे। ओके, वो सॉरी टू से दिस बट होता है, ठीक है, नो वन इज गोइंग टू गिव अप। बट आपकी सक्सेस मुझे जो रिटर्न देखी जाएगी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? सो एनीवे, चलिए शुरू करते हैं इन सभी टर्म्स को समझना कि आखिर ये सब होते क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीडीपी की। देखिए, जब जीडीपी की बात हो रही है ना, तो फोकस ऑन दिस वर्ड फर्स्ट, प्रोडक्ट। ओके, सेकंड, डोमेस्टिक, एंड थर्ड, ग्रॉस। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये ग्रॉस आएगा इन दोनों में, यहाँ पे एनडीपी पे ये नेट आएगा। तो ये ग्रॉस और नेट में क्या फर्क है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद लेक्चर में आगे समझाऊंगा। पहले फोकस कीजिए प्रोडक्ट पे। यहाँ पे प्रोडक्ट से मतलब क्या है? यहाँ पे मतलब दोनों चीज से, गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। आप अगर कोचिंग ले रहे हैं तो उसमें आप जो पे कर रहे हैं यानी कि आप एक सर्विस अवेल कर रहे हैं, राइट। और अगर आप कुछ परचेज कर रहे हैं मार्केट से, कुछ गुड्स लाइक सपोज कीजिए आपने कोई एसी वगैरह परचेज किया, ओके, तो दैट कम्स अंडर दिस कैटेगरी। तो जो भी गुड्स और सर्विसेज हमारी कंट्री की टेरिटरी में, ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड इज टेरिटरी, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, एक साल में, एनुअली, एनुअली जितना भी टोटल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एनुअली जो प्रोड्यूस किया जाता है उसे हम कहते हैं जीडीपी। तो फोकस ऑन दिस वर्ड डोमेस्टिक। यानी कि सपोज कीजिए कि कोई फॉरेनर यहाँ पे काम कर रहा है, राइट, उसने कुछ इनकम अर्न की, जैसे सपोज बॉलीवुड से उठा लीजिए आप नौरा फतेही को, ठीक है, उसने कुछ अपनी सर्विसेज दी यहाँ पर, उसने किसी फिल्म में एक्ट किया और उसने पैसे कमाए, ठीक है। दो वो इंडियन सिटीजन नहीं है, या इवन आलिया भट्ट, नाउ शी इज नॉट अ इंडियन सिटीजन, ठीक है, लेकिन उसने अपनी सर्विसेज हमारी टेरिटरी में दी है, तो क्या हम उसे अपनी जीडीपी में इंक्लूड करेंगे? बिल्कुल करेंगे हम, ठीक है। इरिस्पेक्टिव कि हमारे यहाँ पर सर्विस देने वाला चाहे वो फॉरेनर हो या इंडिया का सिटीजन हो, डजेंट मैटर, सिर्फ हमारी डोमेस्टिक बॉर्डर में, हमारी जो टेरिटरी है उसमें प्रोड्यूस हुआ है तो हम उसे इंक्लूड करेंगे। ओके, सो फोकस ऑन दैट द वर्ड दैट विद इन द बाउंड्री ऑफ कंट्री, राइट, दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, अगर आप किसी को फ्री में पढ़ाते हैं, सपोज कि आप अपने घर में किसी को पढ़ा रहे हैं, ट्यूशंस दे रहे हैं, ठीक है, बट यू आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग, तो क्या उसको मैं सर्विस में काउंट करूंगा? नहीं करेंगे, बिकॉज दिस इज द सेकंड कंडीशन शुड रिमेंबर, दैट वॉट एवर गुड्स और सर्विसेज इट इज, इट शुड बी एक्सचेंज फॉर मनी। ओके, इट शुड हैव सम मॉनेटरी वैल्यू। Okay, this is the second point. First, it should be produced within the boundary of the country. Second, it must be exchanged for money. It should have a monetary value. Third, अब देखिए सपोज कोई ऑटोमोबाइल बना है, कोई कार बनी है, उसमें काफी सारा रॉ मटेरियल लगा होगा, फॉर एग्जाम्पल स्टील लगा होगा, ठीक है, उसमें रबर लगा होगा जिससे टायर वगैरह बने होंगे, राइट। तो इनकी भी कुछ कॉस्ट आई होगी, सपोज एक्स रुपीज, सपोज वाई रुपीज, ओके, और फिर ऑटोमोबाइल की एक सर्टेन अमाउंट निकल के आती है जेड रुपीज, ठीक है। तो ये एक हमारा प्रोडक्ट हुआ, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो मैं अपनी जीडीपी में ऐड करूंगा। लेकिन ये जो इंटरमीडिएट गुड्स थे, क्या मैं इनकी भी वैल्यू को ऐड करूंगा अपने उसमें? तो नो, क्योंकि हमारी जीडीपी की डेफिनेशन में एक वर्ड आता है फाइनल। Okay, the monetary value, the final monetary value of all the goods and services that are produced within the boundary of the country annually, right? तो intermediate cost जो होगी वो मैं ऐड नहीं करूंगा, intermediate cost will not be added. Clear?
नेक्स्ट, अब अगर आपने कोई लैपटॉप खरीदा, ठीक, सपोज आपने किसी फ्रेंड से खरीदा है 10,000 में लैपटॉप सेकंड हैंड, ठीक है, तो क्या मैं सेकंड हैंड सेल को काउंट करूंगा अपनी जीडीपी में? नो, आई वोंट। क्यों? नो सेकंड हैंड सेल विल बी काउंटेड बिकॉज वो लैपटॉप जब पहली बार बिका होगा ना मार्केट में, जब वो बना होगा, तभी उसी साल ये ऐड हो गई होगी जीडीपी में, ठीक है, तो मैं दोबारा ऐड नहीं करूंगा। सो प्लीज, आई होप आपको ये समझ में आया हो, ये 4 पॉइंट्स जो है आपके, इसको याद रखिएगा, ठीक है। दिस 4 पॉइंट्स यू शुड रिमेंबर फॉर योर प्रीलिम्स, ठीक है, बाकी चीजें मैं मिटा देता हूं, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू जीडीपी यू शुड रिमेंबर दीज 4 पॉइंट्स. It should be produced within the boundary of the country. It should have been exchanged for money, and no intermediate cost will be added, and no second-hand sale will be counted while calculating the GDP. Clear? अब इसको ये सारा डेटा बनाता कौन है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर में एक बॉडी हुआ करती थी, सीएसओ, राइट। बट 2019 में हमने सीएसओ के साथ मर्ज कर दिया एनएसएसओ को भी, एंड नाउ दिस बॉडी इज कॉल्ड एज एनएसओ, ठीक है। ये पब्लिश करता है हमारा जीडीपी का सारा डेटा। इसके अलावा साथ में ये एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज भी पब्लिश करता है, इंडस्ट्रियल आउटपुट प्रोडक्शन भी पब्लिश करता है, एंड सीपीआई इन्फ्लेशन जो होता है हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वगैरह, ठीक है, ये सारी चीजें पब्लिश एनएसओ ही करता है, राइट। दिस न्यू बॉडी, अगर आप पहले के पीवाईक्यूज वगैरह दिखेंगे तो वहां पे आपको सीएसओ वर्ड मिलेगा। 2019 में सीएसओ और एनएसएसओ जो सर्वे करवाता है हमारा, ठीक है, सारे सर्वे कंडक्ट करता है हाउस होल्ड, ये दोनों को मर्ज कर दिया गया है, न्यू बॉडी इज कॉल्ड एज नाउ एनएसओ। क्लियर है यहां तक? तो जीडीपी समझ में आया। नाउ अब हम जानते हैं एक नया कंसेप्ट, दैट इज जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड जीडीपी एट मार्केट प्राइस, राइट। तो सी, अगर सपोज कि मेरे पास कोई लैपटॉप बनाया मैंने 10,000 का, राइट, तो उसमें सारा जो रॉ मटेरियल लगा, जो भी सर्विसेज लगी अंदर, सबकी सैलरी वगैरह दी मैंने बनाने वालों की, ठीक है, तो उससे मेरी कॉस्ट निकल के आई 10,000। बट ये जो कॉस्ट निकल के आई है, दिस इज फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट क्यों बोल रहा हूं मैं? बिकॉज जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं हमारे, ठीक है, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में अभी आपको समझाऊंगा लास्ट में, जब जीडीपी कैलकुलेट करना देखेंगे हम तरीका। Okay, तो जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जैसे एंटरप्रेन्योर है तो वो एक प्रॉफिट एक्सपेक्ट करता है, या मैंने अगर कोई लैंड वगैरह लिया है तो उसका मुझे रेंट पे करना होगा, मैंने कोई लेबर हायर किया है तो मुझे उनको वेजेस देने होंगे, मैंने कोई कैपिटल इन्वेस्ट की है लोन लेके कहीं से तो मुझे उस पर इंटरेस्ट देना होगा, राइट। तो ये सब मेरे क्या कहलाते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो ये सारे खर्चे की वजह से मेरा जो आउटपुट निकल के आया, जो लैपटॉप बना, ये मेरा कहलाएगा फैक्टर कॉस्ट पे। मैं इस कॉस्ट पे तो सेल नहीं कर सकता, राइट, क्योंकि फिर मुझे तो कोई प्रॉफिट मिलेगा नहीं। तो इसमें नो सी, अब इसमें जब ये मार्केट जाएगा तो गवर्नमेंट इस पे कुछ इनडायरेक्ट टैक्स भी लगाएगी, ठीक। जैसे हम लोग मार्केट से जब कोई सपोज हम लोग जैम लेके आते हैं तो उस पे लिखा होता है अलग से 250 इसकी फैक्टर कॉस्ट है, प्लस इस पे सपोज 10% इस पे टैक्स है, तो 275 रुपीज का हम लोग पे करते हैं उसको, ठीक है। तो उसमें जो 25 रुपीज हुआ वो क्या हुआ हमारा? वो इनडायरेक्ट टैक्स होगा, राइट। और उसके बाद अगर कोई सब्सिडी सपोज गवर्नमेंट ने दी होगी कभी पहले प्रोडक्शन करने के लिए या इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, तो उस सब्सिडी को हम माइनस करते हैं इसमें से, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, तो ये मेरी निकल आएगी अब जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट जो खर्चा मुझे आया था, ठीक है, सब अपना ये सारे फैक्टर्स जोड़ के, मेरा प्रॉफिट मार्जिन, मेरा रेंट वेज जो मैं दे रहा हूं, या जो इंटरेस्ट मुझे पे करना है अपने लोन पे, ठीक है, ये सारी मेरी निकल के आई फैक्टर कॉस्ट। उसके बाद जब मैंने अपनी फैक्ट्री से निकाल दिया तो आगे चल के इस पे गवर्नमेंट ने लगाया इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, इस प्रोडक्शन पे। और सब्सिडीज, अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई सब्सिडी दी होगी, अगर मैं उसको माइनस कर देता हूं, बट इस केस में हम लोग मान लेते हैं अभी कि हमारी सब्सिडी चलो जीरो है, गवर्नमेंट अलग है, उसने कोई सब्सिडी नहीं दी हमें, ठीक है, हमने प्रोडक्शन किया है, तो उसको हटा दो, ठीक है, तो हमें मिल जाएगी जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है। तो यू कैन से दैट फॉर्मूला इज जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ये अगर मैं सब पता कर लेता हूं तो मुझे मिल जाएगी जीडीपी एट मार्केट प्राइस, राइट, जो एग्जैक्टली कंज्यूमर पे करता है फाइनली। क्लियर है यहां तक? अब देखिए होता क्या था कि 2015 के पहले, 2000 से 15 से पहले हम लोग ये कैलकुलेट करते थे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। इसी पे बेस हम लोग बताते थे कि हमारी जीडीपी कितना ग्रो कर रही है और कितना नहीं कर रही है। क्यों?
बिकॉज देखिए क्या होगा कि मुझे अब पोस्ट 2015 गवर्नमेंट देती है ये जीडीपी एट मार्केट प्राइस। इसके पीछे का लॉजिक क्या था, क्यों हमने 2015 में यहां पर मूव किया? इसका रीजन था क्योंकि देखिए वर्ल्ड ओवर भी जितनी कंट्रीज है ना वो सब यही कैलकुलेट करती हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो जो कंपैरेटिव एनालिसिस करना होता है सभी इकोनॉमी का, ठीक है, वो कंपैरिजन करना इजी हो जाता है अगर मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं तो। एंड अपने आप नहीं हुआ है, 2008 में यूएन सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट, इसने रेकमेंड भी किया था इंडिया को कि आप भी अपनी जीडीपी जो है वो मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट कीजिए। क्लियर? तो हमने 2015 में यहां पे स्विच कर दिया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये जो मार्केट प्राइस पे जीडीपी है ना, ये हमें रियल पिक्चर नहीं देती। क्यों? अब सपोज कीजिए कि मेरा जीडीपी, ठीक है, एनुअली मेरी कंट्री की जीडीपी ग्रो नहीं हो रही है, ठीक है, सपोज कांस्टेंट हो गई है, ठीक है, तो ये जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मेरी उतनी की उतनी है। ऑलराइट, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं कि मेरी जीडीपी तो बढ़ रही है, देखो ग्रो हो रही है, हर साल ग्रो हो रही है। क्यों? अगर मैं ये इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा दूं या गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाती जाएगी तो क्या मेरी जीडीपी एट मार्केट प्राइस बढ़ जाएगी, डेस्पाइट कि मेरी जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट नहीं बढ़ी है, ठीक है, कोई नया प्रोडक्शन नहीं हुआ है, 10 बॉटल बन रही थी केचप की, 10 ही बनी है इस साल भी, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा दिया। ओके, तो क्या मेरी जो जीडीपी आएगी इस साल की न्यू जीडीपी निकल के वो बढ़ के दिखेगी? और साथ में सब्सिडी भी कम कर दी गवर्नमेंट ने, ठीक है, कमर्शियल सिलेंडर था, सब्सिडी खत्म कर दो, एलपीजी सिलेंडर खत्म कर दो, कैरोसिन खत्म कर दो, पेट्रोल डीजल पे सब्सिडी खत्म कर दो, तो सब्सिडी और डिक्रीज भी कर दी मैंने, ठीक है, ये बढ़ गया, ये डिक्रीज हो गया, तो क्या मेरी जीडीपी एट मार्केट प्राइस मुझे बढ़ी हुई दिखेगी? काफी बढ़ी हुई दिखेगी। और यही हो रहा है पिछले कुछ सालों से इंडिया में, ठीक है, सब्सिडी डिक्रीज करते जाओ, इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ाते जाओ, और आपकी जो जीडीपी आएगी एट मार्केट प्राइस। अब न्यूज वगैरह जब आप एक कॉमन मैन सुनता है तो वो ये सब नहीं समझता, मार्केट प्राइस क्या, फैक्टर कॉस्ट क्या, ठीक है, और बस वो चारों तरफ हल्ला मचा रहता है कि हम 5 ट्रिलियन बनेंगे, हम 5 ट्रिलियन बनेंगे। पर सच ये है कि गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत तेजी से बढ़ाए, ठीक है। प्री 2014 में अगर हम जाएंगे यूपीए गवर्नमेंट के टाइम, तो देयर यूज टू बी 3 रुपीज टैक्स ऑन diesel and 9 rupees on petrol. At current, there is a 32 rupees tax on diesel and 27 rupees on petrol. ठीक है, इतना ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाए गए हैं फ्यूल पे, ठीक है, ये तो सिर्फ एक फ्यूल का एग्जांपल, बाकी हर चीज पे बढ़े। तो अब बताइए कि इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा दिए तो इससे गवर्नमेंट ने क्या शो कर दिया कि देखिए जीडीपी जो है हमारी ये बढ़ रही है, ठीक है, $3.7 ट्रिलियन हो गई है हमारी जीडीपी। बट व्हाट इज द रीजन कि सब्सिडीज रिड्यूस की गई हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाए गए, राइट? तो अब आपको समझ में आया कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट जब तक ना बढ़े तब तक हमें रियल पिक्चर नहीं मिल रही है कि हमारी इकोनॉमी ग्रो हो रही है या नहीं हो रही है। अगर हमें ये जानना है कि हमारी इकोनॉमी सही मायने में ग्रो हो रही है तो वी शुड लुक एट जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर है यहां तक? ओके, चलिए आगे चले। नाउ अब देखिए ये तो अभी तो हम जीडीपी की ही बात कर रहे हैं। नाउ टेल मी कि इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन का इंपैक्ट और देखते हैं इस पे। सपोज दो दो कार बन रही थी, ठीक है, 1 लाख ईच, 1 लाख ईच, ठीक है, तो मेरी जीडीपी कितनी आई थी? सपोज पूरी कंट्री में इतना ही प्रोडक्शन हो रहा है तो हमारी जीडीपी थी 2 लाख की, राइट? बट इस साल ये हो गया फाइनेंशियल ईयर चलो 22, ठीक है, अब मैं आता हूं फाइनेंशियल ईयर 23 पे। इस साल भी दो ही कार बनी लेकिन उनकी प्राइस बढ़ के 2-2 लाख ईच हो गई, ठीक है, तो मेरी इस साल की जीडीपी कितनी आई कंट्री की? 4 लाख। तो मैं क्या कहूंगा कि मेरी जीडीपी बढ़ी है सिर्फ मॉनेटरी टर्म में, बट प्रोडक्शन जो था वो पहले भी 2 कार का ही हो रहा था, वो अब भी 2 कार का ही हो रहा है, राइट? ओके, तो सिर्फ इन्फ्लेशन की वजह से भी हो सकता है। अब आप कहो कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट अगर बढ़ रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट अगर बढ़ रही है लेकिन ओनली बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है, ओनली बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, क्योंकि चीजें महंगी हुई है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ा है कंट्री में, ऑलराइट, तो क्या इन्फ्लेशन की वजह से भी जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट बढ़ सकती है? तो यस, बिल्कुल बढ़ सकती है, ठीक है। तो उसके लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हैं। तो ये जो हमारी निकल के आती है ना इन्फ्लेशन की वजह से, इसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी,
ठीक है। लेकिन क्योंकि मेरा तो कोई प्रोडक्शन बढ़ा नहीं है, ये तो सिर्फ इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से मेरी जीडीपी बढ़ गई है, तो मैंने उसको कहा नॉमिनल जीडीपी। अब अगर मैं इसमें से इन्फ्लेशन माइनस कर दूं, ठीक है, इन्फ्लेशन माइनस कर दूं, तो मुझे वापस मिल जाएगी मेरी रियल जीडीपी। और ये रियल जीडीपी हम किसके टर्म से कैलकुलेट करते हैं, एक कोई बेस ईयर चूज करते हैं, जैसे सपोज 2011-12 बेस ईयर है, तो इसके कंटेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि हमारा प्रोडक्शन कितना बढ़ा है, ठीक है, ना कि करंट पे, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट प्राइस, यानी कि एक फिक्स्ड बेस ईयर के टर्म्स में देखते हैं हम कांस्टेंट प्राइस के टर्म में कि हमारी जीडीपी कितनी बढ़ी है, ठीक है। और अगर इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ी है तो मैं उसको क्या कहता हूं, दिस इज द जीडीपी एट करंट प्राइस, और एक करंट प्राइस। तो आप कह सकते हो कि ये जो नॉमिनल जीडीपी आएगी करंट प्राइस पे, ये हमेशा बहुत ज्यादा दिखेगी क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से। बट रियल जीडीपी अगर मुझे निकालनी है तो व्हाट आई हैव टू डू, कि मुझे रियल जीडीपी फाइंड आउट करने के लिए इस नॉमिनल जीडीपी को डिवाइड कर देना होगा डिफ्लेटर से, राइट। सो दैट इज योर फॉर्मूला। अगर मैं रियल जीडीपी जानना चाहता हूं अपनी इकोनॉमी की, तो मैं उसको डिवाइड कर दूंगा नॉमिनल जीडीपी से। क्लियर है? ओके, तो यहां तक समझ में आया। तो अब तो समराइज करें अगर, तो रियल जीडीपी, ठीक है, रियल जीडीपी भी दोनों बेसिस पे निकाल सकते हैं हम, फैक्टर कॉस्ट भी, ठीक है, और एडजस्ट कर देंगे इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी के साथ, तो क्या किस पे निकल आएगी, मार्केट प्राइस पे। उसी तरीके से हम नॉमिनल जीडीपी को भी दोनों बेसिस पे निकाल सकते हैं, दैट इज एट फैक्टर कॉस्ट, और दूसरा अगर उसके साथ एडजस्ट कर देते हैं इनडायरेक्ट टैक्स एंड सबके साथ, तो निकल आती है मार्केट प्राइस, ठीक है। तो यहां पे जीडीपी के सारे कंसेप्ट खत्म होते हैं, ठीक है? हमने रियल जीडीपी जान लिया, हमने नॉमिनल जीडीपी जान लिया, हमने कांस्टेंट प्राइस जान लिया विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर, हमने करंट प्राइस जान लिया, ठीक है। उसके बाद हमने फैक्टर कॉस्ट जान लिया, और हमने मार्केट प्राइस पे जीडीपी जान लिया। क्लियर है यहां तक? और जीडीपी डिफ्लेटर जान लिया। तो यहां पे हमारा जीडीपी का चीजें खत्म हो जाता है। अब हम लोग आ जाते हैं जीएनपी पे। तो ये क्या चीज है अब, जीएनपी? सिर्फ कंसेप्ट समझने पे ध्यान दो। ये समझ में आ गए तो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मैं कराऊंगा ही आपको, उससे सब चीजें क्लियर हो जाएंगी कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। शुरू में मैंने वो पॉइंट बता ही दिए हैं जो आपको बिल्कुल एकदम से याद रखने हैं। अब देखिए, यहाँ पे एन किस चीज को डिनोट कर रहा है, नेशनल, यानी कि आपकी सिटीजनशिप की बात हो रही है। तो देखिए, इंडिया के कुछ लोग बाहर भी सर्विसेज दे रहे होंगे, ठीक है, जैसे अनिल कपूर बाहर जाके वर्क करते हैं, ठीक है, या इरफान खान हॉलीवुड में वर्क करते थे, या काफी सारे इंडियंस बाहर जाके जॉब करते हैं, वो वहां की जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। और कई बार दूसरे कंट्रीज के नेशनल जो इन्वेस्ट करने इंडिया आते हैं, वो भी हमारे यहाँ सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। तो जीएनपी की जब हम बात करते हैं ना, तो जरूरी हो जाता है कि हमारे यहाँ पर जो फॉरेन नेशनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, और हमारे नेशनल जो बाहर गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको एडजस्ट करना होता है, ठीक है। सो यू कैन से जीएनपी कैन बी फाइंड आउट बाय जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अभी नेट फैक्टर इनकम क्या है? देखिए, नेट फैक्टर इनकम तीन तरह से हो सकती है। फर्स्ट, प्राइवेट रेमिटेंसेस, यानी जो इंडियंस बाहर वर्क कर रहे हैं वो यहाँ कुछ पैसे भेज रहे होंगे, और हमारे यहाँ के जो वर्कर हैं, हमारे यहाँ जो दूसरे कंट्री से, जैसे सपोज नेपाल के लोग वर्क कर रहे हैं, तो वो अपना रेमिटेंस बाहर भेजते होंगे उनकी कंट्री में, ठीक है। तो प्राइवेट रेमिटेंस है, और ये मोस्टली इंडिया का पॉजिटिव ही रहता है, ठीक है। सेकंड होता है इंटरेस्ट ऑन लोन्स, इंटरेस्ट ऑन लोन्स। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि हम भी काफी सारा लोन लेके आते हैं, वर्ल्ड बैंक से लेके आते हैं, यूएसए से लेके आते हैं, या और भी डेवलप कंट्री से लेके आते हैं, अलग अलग जगह से, ठीक है। तो हमें भी उस पर इंटरेस्ट पे करना होता होगा, और हम भी दूसरों को लोन देते हैं, जैसे नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनको हम लोन देते हैं, हम भी इंटरेस्ट लेते हैं उस पर, राइट। तो ये भी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, बट इंडिया के कंटेक्स्ट में ये मोस्टली नेगेटिव होता है, क्योंकि हम लोग लोन ज्यादा लेते हैं बीइंग अ डेवलपिंग इकोनॉमी। और थर्ड होता है एक्सटर्नल ग्रांट, जो कि 0% इंटरेस्ट के साथ आता है, ठीक है, ग्रांट है, गिफ्ट टाइप, ले लो भूल जाओ, ठीक है, गरीबी के नाम पे दे दिया जाता है देशों को, कुछ गरीब देशों को। तो अब देखिए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अब ओवरऑल ये इंडिया का जो है ना, वो मोस्टली ओवरऑल नेगेटिव ही रहता है हर साल। क्यों? क्योंकि प्राइवेट रेमिटेंस हमारे भले ही पॉजिटिव हो, लेकिन हम लोग लोन बहुत लेते हैं, करीब हमारा 40 to 60% तो हम लोग सिर्फ इंटरेस्ट ही पे करते हैं हर साल, हमारे बजट का जो टोटल आउटले होता है उसका, ठीक है। तो नेगेटिव चला जाता है। तो आप कह सकते हो कि अगर मेरा ये वाला साइड एनएफआईडी ये नेगेटिव रहेगा हमेशा, तो मेरी डेफिनेशन क्या बनेगी, जीडीपी माइनस
NFIAD, ठीक है, कुछ माइनस होगा जीडीपी में से, और इधर है हमारा जीएनपी। तो क्या मैं कह सकता हूं कि मेरी जीएनपी जो होगी, ठीक है, वो हमेशा थोड़ी छोटी आएगी जीडीपी से, राइट, क्योंकि जीडीपी में से माइनस हो रहा है ना कुछ। तो क्या मेरी जीएनपी छोटी आएगी? बिल्कुल आएगी। ओके, तो ये यहां पे हमारा कंसेप्ट खत्म हुआ जीएनपी का भी, ठीक है, समझ में आ गया। दिस इज योर फॉर्मूला, जीडीपी माइनस सॉरी जीडीपी प्लस नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड। वो अभी नेगेटिव रहती है, मे बी कल फ्यूचर में कल को पॉजिटिव हो सके। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग आते हैं कंसेप्ट पे, एनडीपी एंड एनएनपी, ठीक है। अब देखिए यहां पे सब पे बात हो रही है अब नेट की। पहले बात किसकी हो रही थी? ग्रॉस की, ठीक है, जीडीपी एंड जीएनपी, यहां पे ग्रॉस की बात हो रही थी। अब बात हो रही है नेट की। तो पहले तो इसमें फर्क जान लेते हैं, ग्रॉस और नेट में फर्क क्या है। देखिए हर चीज जो होती है ना थोड़ी डेप्रिशिएट होती है। अगर आपने फोटोकॉपी की शॉप खोली है तो आपकी मशीन हर साल थोड़ी थोड़ी डेप्रिशिएट होगी। आपने एसी खरीदा है, धीरे धीरे डेप्रिशिएट होगा, राइट। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। आप ये मान के चलिए कि डेप्रिसिएशन जो होता है, ठीक है, यानी हर साल आपका खरीदे हुए ऐसी एसी की वैल्यू कम होती जाएगी, यानी कि वो हर साल आपका एक एक्सपेंस होगा। वो एक्सपेंस जो आप शुरू में ही इकट्ठा पे कर चुके हो, बट वो हर साल हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो सपोज करते हैं कि हम लोगों ने एक टमाटो केचप बनाने का प्लांट लगाया, ठीक है, उसमें हमने मशीन्स लगाई हैं, कितने की? 1 करोड़ की, राइट। अब जो मशीनें लगी हैं, सपोज इनका डेप्रिसिएशन जो रेट होता है वो हर कंट्री अपने हिसाब से डिसाइड करती है। तो सपोज कि इनमें जो मशीनरी यूज हुई है उनका डेप्रिसिएशन रेट है 30%, राइट। तो इस हिसाब से एक साल में इसकी वैल्यू कितनी गिर जाएगी? 30 लाख, राइट। अब टोमेटो केचप बनाया उसने, सपोज 10 रुपीज की एक बॉटल है, और ऐसी 10 लाख बॉटल बनाई है उसने, ठीक है, 10 लाख बॉटल है। सो 10 into 10 में कह सकता हूं 1 करोड़, ठीक है, इतने का प्रोडक्शन किया उसे। तो ये जो प्रोडक्शन हुआ ना 1 करोड़ का, ये मेरा हुआ है ग्रॉस, ग्रॉस प्रोड्यूस, ठीक है। और अगर मुझे इसका नेट प्रोड्यूस निकालना है तो नेट प्रोड्यूस निकालने के लिए मुझे एक्सपेंसेस माइनस करने होते हैं। अब डेप्रिसिएशन को मैंने आपसे क्या कहा कि ये एक तरह का एक्सपेंस ही है। तो अगर मेरी मशीन की 30% वैल्यू कम हुई है, यानी कि मेरी 30 लाख कम हो गई, अगर आज मैं ये मशीन बेचने जाऊंगा तो मुझे 70 लाख ही मिलेंगे, ठीक है, यानी 30 लाख मेरा खर्च हो गया एक साल में। तो इस 30 लाख को मैं एडजस्ट करूंगा और मैं कहूंगा कि मेरा इस साल का जो प्रोडक्शन है वो सिर्फ 70 लाख रुपीज है। ये होगा मेरा नेट प्रोडक्शन, ओके। वो था मेरा ग्रॉस प्रोडक्शन, लेकिन उसमें से जब मैंने डेप्रिसिएशन माइनस किया तो मेरा क्या निकल के आया? नेट प्रोडक्शन। तो क्या मैं इससे डेफिनेशन बना सकता हूं कि मेरा जो एनडीपी आएगा वो क्या आएगा? जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, राइट। उसी तरीके से मेरा जो एनएनपी आएगा, ठीक है, फॉरेन इनकम एडजस्ट करने के बाद, तो क्या मैं कह सकता हूं कि एनडीपी सॉरी जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। क्लियर है? ओके, सो ये दोनों चीजें अच्छे से समझ में आई आपको? देखिए होता यह है कि आपकी ये जब अकाउंटिंग वगैरह की जाती है ना तो उसमें यही करते हैं। अब जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पे मेरी मशीनरी की 30 लाख रुपीज डेप्रिशिएट हो गया, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि मेरा यहाँ पे प्रोडक्शन जो था वो प्रोडक्शन साल भर में सिर्फ 25 लाख का हुआ था, ठीक है, 25 लाख का ही हुआ। अब कहने के लिए तो है कि भाई साहब आपने तो 25 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया, बट मैं अपने अकाउंट्स में क्या शो करूंगा? देखिए 30 लाख रुपीज का डेप्रिसिएशन हुआ, यानी कि मेरा एक्सपेंस हुआ है। तो मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है, मेरा तो उल्टा 5 लाख का नुकसान हुआ है। तो मुझे कोई टैक्स नहीं भरना, आपको मुझे कोई कॉर्पोरेशन टैक्स नहीं भरना। इसलिए बड़ी बड़ी अमेजोन जैसी कंपनीज हमेशा ये दिखाती हैं कि हमें कोई प्रॉफिट ही नहीं है, जीरो प्रॉफिट है हमारा तो, ठीक है। ये इस हरकतों से, क्योंकि डेप्रिसिएशन होता है एक तरह का एक्सपेंस, राइट। तो आई होप आपको यहां तक चीजें अब तक समझ में आ गई हों, ठीक है, चारों टर्म्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम आ जाते हैं कि चलिए ये सब तो हो गया, बट इन चारों में से, इन चारों तरीके से हमने देख लिया, बट नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करूं मैं? किसको मानूं मैं अपनी नेशनल इनकम इन चारों में से? तो देखिए नेशनल इनकम का कंसेप्ट क्या होता है। अच्छा पहले तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जीडीपी, ठीक है, उससे रिगार्डिंग हमने सारी चीजें देख ली। जीएनपी, ठीक है, फॉरेन से आई हुई इनकम और इंडिया से जनरेट हुई इनकम दोनों को
नेट निकालेंगे दोनों का, ठीक है। तो ये इसका एक पॉइंट याद रखिएगा कि जीएनपी हमें बताता है हमारी इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल स्ट्रेंथ। जबकि जो हमारी जीडीपी है, ये क्या बता रहा है हमें? सिर्फ हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ, यानी हम डोमेस्टिकली कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं। बट ये हमारे इंटरनल एक्सटर्नल दोनों स्ट्रेंथ बताता है, ठीक। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉरेन से आई हुई कंपनीज या वही सब सारे गुड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं तो इंडिया की जीडीपी तो बहुत हाई दिख रही है, लेकिन जब हम जीएनपी देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि वो तो अपना सारा प्रॉफिट ले जा रहे हैं, ठीक है, वो फॉरेन नेशनल्स हैं, तो फिर वो रियल पिक्चर नहीं मिलती। लेकिन जीएनपी हमें इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल स्ट्रेंथ भी दिखाती है। क्लियर। उसी तरीके से एनडीपी, ठीक है, एनडीपी यानी डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, अगर आपको डेप्रिसिएशन रिड्यूस करना है, अब हो सकता है कि मेरी मशीनें जो क्वालिटी है उनकी इतनी फर्जी क्वालिटी है कि हर साल उनकी वैल्यू 30% डेप्रिशिएट कर जाती है। अब सोचिए अगर मैं इसमें अच्छा रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता हूँ, ठीक है, अपनी मशीन्स को और एफिशिएंट बनाता हूँ कि मेरा यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बन रहे हैं बहुत एफिशिएंट है, वो 3 साल नहीं वो 10 साल भी चलेंगे, जैसे पुराने जमाने में मिक्सर्स आते थे बहुत अच्छा चलते थे, आजकल के उतने एफिशिएंट नहीं है, ठीक है। अगर मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता हूँ और ज्यादा एफिशिएंट बनाता हूँ अपने कंट्री में प्रोड्यूस होने वाले प्रोडक्ट्स को, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मेरा डेप्रिसिएशन रेट 30% से घट के 10% आ जाएगा, राइट। तो कहीं ना कहीं एनडीपी, अगर मेरी एनडीपी अच्छी आ रही है तो दिखाती है कि मेरे यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है, मेरे यहाँ जो प्रोडक्ट्स दिए जा रहे हैं वो काफी एफिशिएंट है, यानी कि मेरी इकोनॉमी हाईली एफिशिएंट इकोनॉमी है। क्लियर। उसी तरीके से एन एन पी, ठीक है, यानी कि अब हमने पूरी जो अपनी नेट इनकम थी फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, एनएफ आईएडी, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो भी एडजस्ट कर दी इसमें, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि हमने ये फैक्टर कॉस्ट पे निकाली है, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट पे, मतलब अभी इनडायरेक्ट टैक्सेस वगैरह वो सब ऐड नहीं किए, ठीक है। तो अगर मैं एनएनपी निकालता हूं एट फैक्टर कॉस्ट, तो ये मुझे देगा मेरी रियल पिक्चर, और ये कहलाएगी मेरी नेशनल इनकम, ठीक है। और इसको डिनोट भी इसीलिए कैपिटल एन और कैपिटल आई से किया जाता है। क्लियर है यहां तक? रिमेंबर दिस, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज माय रियल नेशनल इनकम। अब अगर मैं इस एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को डिवाइड कर दूंगा अपने कंट्री की पॉपुलेशन से, ठीक, तो मेरे पास निकल आएगा पर कैपिटा इनकम, ठीक है, पर कैपिटा इनकम। अब अगर मैं इस पर कैपिटा इनकम को बेस ईयर के साथ एडजस्ट कर देता हूं, बेस ईयर के साथ एडजस्ट कर देता हूं, तो मेरी निकल आएगी रियल पर कैपिटा इनकम, ठीक। वरना कहने के लिए तो मैं आज भी कह सकता हूं इंडिया में हर आदमी की पर कैपिटा इनकम 1 लाख के करीब है, ठीक है, पर वो तो इन्फ्लेशन की वजह से है ना। आप उसको एडजस्ट कर दो आप बेस ईयर से, जो भी है हमारा, शायद अभी हमने रिवाइज किया है 2017 समथिंग बेस ईयर रखा है, ठीक है, उसके साथ एडजस्ट कर दो आप, तो आपकी रियल निकल के आएगी पर कैपिटा इनकम। क्लियर है यहां तक? आई होप आपको सारे कंसेप्ट समझ में आए, अगर नहीं आया तो एक बार दोबारा सुन लेना, वीडियो पॉज कर करके अच्छे से हैंड रिटन नोट्स बना के सुनना, सब समझ में आ जाएगा। और एक बार कंसेप्ट समझ में आ गए ना इकोनॉमी में, फिर आपको कोई बुक वुक रीड करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो आराम से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नो अच्छा, एक बात और आगे बढ़ने से पहले कि मैं फॉरेन इकोनॉमीज के साथ जब मुझे कंपेयर करना होता है ना, तो मैं एनडीपी और एनएनपी इसको यूज क्यों नहीं करता हूं, कि इनको हम यूज नहीं करते हैं फॉरेन कंट्रीज के साथ या फॉरेन इकोनॉमीज के साथ कंपैरिजन के लिए, क्यों यूज नहीं करते? क्यों? क्योंकि याद कीजिए मैंने आपसे क्या कहा था, इनमें क्या यूज होता है? डेप्रिसिएशन, ठीक है, और डेप्रिसिएशन हर एक गवर्नमेंट खुद से फिक्स करती है, ठीक है। तो हो सकता है यूएसए में उसी मशीनरी के लिए डेप्रिसिएशन रेट 10% हो, लेकिन मेरे यहाँ उसी मशीनरी के लिए डेप्रिसिएशन 30% हो, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन रेट डिफरेंट होने की वजह से, डेप्रिसिएशन रेट वेरी करता है हर एक कंट्री का, दैट इज द रीजन कि हम लोग एनडीपी और एनएनपी को यूज नहीं करते हैं फॉर कंपैरिजन अमंग द कंट्रीज। क्लियर? तो अब बच गए हमारे पास दो, जीडीपी और जीएनपी। तो मैं फिर क्या मैं जीएनपी को यूज कर सकता हूं? जीएनपी को भी नहीं कर सकते। उसका क्या रीजन है? जीएनपी में क्या आ रहा है? सिटीजनशिप इशू में आ रही है, नेशनैलिटीज, ठीक है, हमारे यहाँ के लोग या उनके यहाँ के लोग, ठीक है। तो अब इसमें ये होता है कि कुछ लोग ना डुअल सिटीजनशिप रखते हैं, ठीक है। सपोज कोई उसने दो जगह की सिटीजनशिप ले रखी है, सपोज एक्स कंट्री की भी ले रखी है, वाई कंट्री भी ले रखी है, लेकिन वो अपनी जो जॉब कर रहा है वो किसी जेड कंट्री में कर रहा है, राइट। तो अब ये जीएनपी में अगर वो अपनी ये जेड वाला अपनी इनकम अब्रॉड एडजस्ट भी करना चाहेगा तो कहां करेगा?
ठीक है, क्या वो एक्स कंट्री में दे या वाई कंट्री में दे, क्योंकि ये जो पर्सन है वो एक्स कंट्री का भी सिटीजन है और वो वाई कंट्री का भी नेशनल है, ठीक है, दोनों कंट्री की नेशनैलिटी है उसके पास। इस वजह से हम लोग ये जो जीएनपी वाला कंसेप्ट है ना, इसको भी कंपैरेटिवली यूज नहीं करते बिकॉज ऑफ ड्वेल सिटीजनशिप इशू। ठीक है, एक एक रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन यही सब है जो आपको एनालिटिकल वे में प्रीलिम से पूछा जाएगा आजकल, ठीक है, अगर क्वेश्चन टफ बनाने होंगे। सेकंड है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है, ठीक है, डॉलर रुपी का या किसी भी करेंसी का फॉरेन एक्सचेंज रेट जो होता है वो काफी फ्लक्चुएट होता है, ठीक है, इस फ्लक्चुएशन की वजह से भी हम लोग जीएनपी यूज नहीं करते हैं। क्लियर है यहां तक? तो हमें अल्टीमेटली सभी कंट्रीज की क्या कंसीडर करनी पड़ती है? जीडीपी। ओके, आई होप यहां तक सब समझ में आया हो। मैंने इसको जितना सिंपल कर सकता था उतना कर दिया है। अब मुझे बताइए, जीएनपी इक्वल टू फॉर्मूला क्या है मेरा? जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जस्ट ए सेकेंड यार। देखिए, अगर मेरी जीडीपी बढ़ती है, अगर मेरी जीडीपी ग्रो होती है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि हाँ यार जीडीपी ग्रो हो रही है तो अच्छी बढ़िया जॉब्स मिल रही होंगी? ठीक है, हो सकता है। लेकिन कई बार ये भी हो सकता है कि मेरी जीडीपी तो गिर रही हो, ठीक है, मेरी जीडीपी गिर रही है लेकिन जीएनपी बढ़ रही है। ओके, ग्रॉस प्रोडक्ट। ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि सपोज कि मेरे यहाँ फॉरेन से आने वाली इनकम ज्यादा हो। ओके, इसलिए भी जीएनपी हमारा रियल इंडिकेटर नहीं हो सकता है कि हमारे लोग, जैसे नेपाल के केस में, नेपाल में क्या है, उसके यहाँ उसके सारे, लगभग सारे लोग तो इंडिया में काम करते हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि मेरी जीडीपी तो नहीं बढ़ रही लेकिन उसके बाद भी मेरी जीएनपी ग्रोथ दिखा रही हो। वो कब हो सकता है? जब नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड ज्यादा आ रही हो। क्लियर? नो, अब चलिए एक टर्म अब कुछ और टर्म देखते हैं जो हम लोग जब बजट आता है ना तब उसमें ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, पहला हमारा टर्म है जीवीए। एक सेकेंड। जीवीए एट बेसिक प्राइस। तो अब ये बेसिक प्राइस क्या है, पहले इसको समझते हैं। सी, हमने क्या कहा था? फैक्टर कॉस्ट प्लस उसमें अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर दें और सब्सिडीज माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगी? मार्केट प्राइस। ये बात क्लियर थी? अब अगर मैं इस आईटी को उठा के, इसको यहां से उठा के इधर लिए जाऊं तो मेरे पास क्या हो जाएगा? इनकम टैक्स, सॉरी, माइनस, ठीक है, माइनस इनकम टैक्स, राइट। तो ये जो इसमें से मार्केट प्राइस, आप जैसे 275 रुपए का कोई जैम लेके आए, ठीक है, उसमें 25 रुपए टैक्स था, ठीक है, ये मार्केट प्राइस थी आपकी। आपने 25 रुपए टैक्स दिया ऊपर से, आपने अगर ये 25 रुपए माइनस कर दिया तो आपके पास क्या आया? 250 रुपए। तो 250 रुपए क्या हो गए आपकी? सीधे सीधे फैक्टर कॉस्ट। मान लीजिए सब्सिडी जीरो है, कोई जीरो, कोई सब्सिडी नहीं दी थी उन्होंने, ठीक है, तो फैक्टर कॉस्ट इनक्लूड क्या हो जाएगा कि मुझे अपनी मार्केट प्राइस में से टैक्स माइनस कर दूंगा तो मुझे मेरी फैक्टर कॉस्ट पता चल जाएगी, यानी इस जैम को बनाने में एक्जैक्टली कॉस्ट कितनी आई होगी, ठीक है, तो वही हो जाता है मेरा बेसिक प्राइस। ठीक है, मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, तो मेरे पास आ जाएगा मेरा बेसिक प्राइस। क्लियर है यहां तक? तो अ, अगर मैं इस जैम के केस में बात करूं तो मेरे पास जो जीवीए निकल के आएगा बेस प्राइस पे, वो क्या निकल के आएगा? 250 रुपए, और उसमें 25 रुपए टैक्स, यानी कि टोटल 275। तो 275 क्या था मेरा? मार्केट प्राइस। ये क्या था? इनडायरेक्ट टैक्स। और ये क्या था मेरा? ये था मेरा बेसिक प्राइस। ठीक है, तो ऐसे अगर मैं सभी प्रोडक्ट्स के लिए करता हूं तो मेरे पास सम निकल के आता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस, राइट। और अगर इसका समीशन करूंगा तो मेरे पास निकल के आएगा ग्रॉस, सॉरी, मेरे पास निकल के आएगी मेरी पूरी जीडीपी एट मार्केट प्राइस। क्लियर? तो ये पहला टर्म था जीबी एट बेसिक प्राइस क्या होता है। अभी सारे टर्म समझ लेते हैं पहले। इसके बाद अब हमारे पास एक टर्म निकल के आता है पी एफ सी ई। ठीक है, मैं ये आपको जीडीपी कैलकुलेशन बता रहा हूं।
ठीक है, ये मैं शुरू में ही बता सकता था, लेकिन पहले ये सारी चीजें क्लियर करनी थी आपको, उसके बाद अब समझते हैं ये चीजें। इसको हम लोग कहते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, डिनोटेड बाय कैपिटल सी। ठीक है, PFCE। क्लियर? तो सी, जस्ट अ सेकंड गाइस। ओके, देखिए ये वो एक्सपेंडिचर होता है जो हाउस होल्ड करते हैं, यानी कि आप और हम लोग। हाउस होल्ड जो एक्सपेंडिचर करते हैं उसको हम लोग कहते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जैसे आप लोगों ने कुछ सर्विसेज ली, ठीक है, जैसे आपने कोई हेल्थ सर्विस ली सपोज, ठीक है, या आपके कोई डोमेस्टिक हेल्पर है, आपने उसकी सर्विसेज ली, उसको कुछ पे किया। उसी तरीके से आपने गुड्स खरीदे। अब गुड्स को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं ड्यूरेबल एज वेल एज नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल यानी जो एक साल से ज्यादा चले, नॉन ड्यूरेबल जो एक साल से पहले कंज्यूम हो जाए, जैसे कोई फूड प्रोडक्ट्स आपने लिया और एक साल से पहले कंज्यूम हो गया। ठीक है, अब अब ड्यूरेबल में क्या आ जाएगा? आपका फर्नीचर आ सकता है, आपकी कार्स आ सकती हैं, ये सब ड्यूरेबल हो जाएंगी। लेकिन ड्यूरेबल में अब एक पॉइंट अच्छे से याद रख लेना कि अगर कोई रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, ये यही सब चीजें परेशान करती हैं कि हम किसको मानेंगे इसमें प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर यानी कि सी की वैल्यू में, और किसको नहीं मानेंगे। तो इसमें कभी भी हम लोग रेसिडेंशियल बिल्डिंग को ऐड नहीं करते हैं, रेसिडेंशियल बिल्डिंग, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट में जाएगा। ठीक है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स इनको ऐड नहीं किया जाता है क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट माना जाता है, ये लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न देते हैं। क्लियर? तो पहला पहला टॉपिक क्लियर हुआ, दैट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, राइट, डिनोटेड बाय सी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज समथिंग दैट इज डिनोटेड बाय जी, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस फिक्स कैपिटल, सॉरी, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन। ग्रॉस फिक्स पे इसके बाद आएंगे, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, डिनोटेड बाय कैपिटल जी। अब देखिए गवर्नमेंट है हमारी, ठीक है, गवर्नमेंट भी कुछ गुड्स खरीदती होगी और कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती होंगी। जैसे सैलरी देना है अपने डिफेंस पर्सनल्स को, जुडिशरी में जजेस को देना है, या गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं, ब्यूरोक्रेट्स, IAS IPS, उनको देना है, पुलिस को देना है, ये सब सर्विसेज। ठीक है, तो ये सब सर्विसेज के बदले में गवर्नमेंट क्या दे रही है इनको? सैलरी। तो ये गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है, इसका पूरा नाम ही है गवर्नमेंट फाइनेंशियल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, उसी तरह अब गवर्नमेंट इन लोग के लिए कुछ और भी अरेंजमेंट कर रही होगी, जैसे उनके लिए कार्स लेनी है, यानी गवर्नमेंट से गुड्स परचेज करेगी, गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया गुड्स खरीदने पे। राइट, स्टेशनरी उनको ऑफिस वगैरह के लिए जो चीजें दी जाती हैं, या आर्म्स वगैरह, आर्म्स एंड एम्यूनिशन, पुलिस वगैरह को जो दिए जाते हैं, उनकी यूनिफॉर्म जो दी जाती है पुलिस, तो ये क्या है? ये गुड्स है जो गवर्नमेंट कंज्यूम कर रही है। ठीक है, डिनोटेड बाय जी। क्लियर? तो ये समझ में आया। आगे चलते हैं आई। इसका मतलब होता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, दैट इज GFCF, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। अब इसको याद रखिए, इसका मतलब है मेनली एक तरह की न्यू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, न्यू इन्वेस्टमेंट बिजनेस भी कर सकते हैं, हाउस होल्ड्स भी कर सकते हैं, और गवर्नमेंट भी कर सकती है। जैसे बिजनेस में किसी ने न्यू प्लांट लगाया कुछ प्रोडक्शन करने के लिए, कोई न्यू मशीनरी लगाई, उसी तरह हाउस होल्ड में कोई फ्लोर एक्सपेंशन किया, कोई न्यू फ्लोर बनाया उसने। ठीक है, उसी तरीके से गवर्नमेंट ने कोई रोड बनाए हैं, न्यू ब्रिज बनाए हैं, इस तरह की चीजें। ठीक है, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, ये सब, तो ये सब गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट में जाता है, इन्वेस्टमेंट कहलाता है, यानी कि फिक्स कैपिटल। ठीक है, ये एक्सपेंडिचर ज्यादा होना बहुत अच्छी बात होती है, दैट इज ऑलवेज अ गुड थिंग फॉर अ इकोनॉमी, कि आपकी इकोनॉमी सही जा रही है। अब इसमें मैंने ऊपर क्या बताया था आपको? रेसिडेंशियल बिल्डिंग, रेसिडेंशियल बिल्डिंग यहां पे आएगा। ठीक है, ये इसमें, बट अब इसके साथ ये भी याद रखिए
कि इस कैपिटल फॉर्मेशन में एक चीज नहीं आएगी, दैट इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ लैंड। इसको अच्छे से लिख लीजिए, बाइंग या सेल और परचेज ऑफ लैंड इसमें नहीं आएगा, क्योंकि कुछ न्यू क्रिएट नहीं हुआ है। एक लैंड था कि एक ने खरीदा एक ने बेचा, बट वो उतना ही है, देयर इज नथिंग न्यू इन दैट। क्लियर? इसके बाद लास्ट आता है हमारा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, ठीक है, डिनोटेड बाय एक्स माइनस आई। अब क्योंकि इंडिया हमेशा इंपोर्ट इंडिया में ज्यादा होते हैं, तो ओवरऑल इसका जो समीशन निकल के आता है वो मोस्टली नेगेटिव आता है। ठीक है, तो अगर ये सारी चीजें समझ में आ गई है तो अब आप आराम से अपना जीडीपी कैलकुलेट कर लोगे कि मेरी जो जीडीपी होगी वो क्या होगी, कंजम्पशन, ओके, प्राइवेट फाइनेंशियल कंजम्पशन प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, गवर्नमेंट का कंजम्पशन प्लस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि आई प्लस एक्स माइनस एम, इनका समेशन यानी कि नेट, नेट जो निकल के आएगा एक्सपोर्ट माइनस का। ठीक है, और अगर वैल्यू के टर्म्स में बताऊं ना, तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है जीडीपी में इसका, ठीक है, प्राइवेट कंजम्पशन, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, मार्केट इतना बड़ा है, तो प्राइवेट कंजम्पशन हमेशा फर्स्ट पे रहता है। सेकंड पे रहता है हमारा इन्वेस्टमेंट यानी कि फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन आई, और थर्ड पे रहता है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, जो कि ऑलरेडी गवर्नमेंट कम कर ही रही है, रिक्रूटमेंट कम कर रही है, ठीक है, पेंशन का खर्चा कम करने के लिए न्यू पेंशन स्कीम जैसी चीजें आई। राइट, तो ये हमारी जीडीपी निकल के आती है ओवरऑल एट दी फैक्टर कॉस्ट। क्लियर? और अब क्योंकि फॉरेन से कंपैरिजन और ये सब करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, यानी कि सारे टैक्स वगैरह सब्सिडीज वगैरह सब ऐड करके। ओके, तो आई होप आपको ये सारे टर्म्स अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर ये समझ में आ गए तो अब बाकी की इकोनॉमी आपकी पूरी इजी है। बस ये शुरू वाली ये जो है ना, बस ये समझ में अगर आ जाता है तो इसके बाद के जो आगे आपको जो टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, जैसे अब मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूंगा इन्फ्लेशन, राइट, उसके बाद मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट और बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, बस ये जो पांच है ना, एक जो आज कर लिया और ये चार, यही है पूरी इकोनॉमी का क्रक्स। अगर ये पांच टॉपिक तैयार हो गए तो समझो पूरी इकोनॉमी तैयार हो गई। बाकी सब कुछ नहीं है, वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, ठीक है, सोशल कैपिटल, वो सब गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह, वो सब चीजें हैं, तो वो आपकी पूरी करंट से ओवरलैप हो जाती है, वो आराम से हो जाएंगी। ठीक है, सिर्फ हमें ये 5 दिन की मेहनत करनी है। ठीक है, अभी थोड़ी देर में मैं आपके साथ एक और लेक्चर अपलोड कर दूंगा, दैट इज इन्फ्लेशन, तो आपका वो टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीक में हम लोग 3 सेशन रखेंगे इकोनॉमी के, और उस पर ही मैं आपको इसी तरह से लेक्चर दूंगा, और एमसीक्यू में आपको संडे को प्रैक्टिस कराऊंगा ही। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि हम हमारा पूरा जो स्टैटिक सिलेबस है हार्डली मैक्स 10 to 12 वीक्स में खत्म कर देंगे। ठीक है, और साथ में इकोनॉमी की प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज तो आपके साथ चल ही रही है। क्लियर? और ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि यूपीएससी आजकल क्वेश्चन इसी तरह के पूछता है कि प्रीलिम्स और मेंस में ज्यादा डिफरेंस छोड़ा नहीं है उसने। कई बार पूछ लेता है कि इस इकोनॉमी से इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, इस चीज से ये क्या हो सकता है, फायदे क्या हो सकते हैं। ठीक है, वो चीज मेंस में लिखने वाली चीज है, बट वो पूछता है आजकल प्रीलिम्स में भी। सो अगर आपने अब तक कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज कर लें। ठीक है, फीस बहुत नॉमिनल है, दैट इज जस्ट 3000 फॉर योर प्रीलिम्स रिविजन कंप्लीट, स्टैटिक प्लस करंट प्लस whatever extra I am giving you. Okay, so thanks for joining this session. Have a great day and keep learning.